हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर आया हूं 12वीं भौतिकी का, जो कि किसी भी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली एनसीईआरटी, कोई भी बोर्ड हो, यह हर परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए हमारे वीडियो में आज अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि ये कैसा प्रश्न है जो कि इतने बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेल। सेल, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बैटरी कहते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में या अभी तक के अनुभव में बैटरियाँ तो बहुत देखी होंगी। तो कुछ बैटरीज ऐसे देखे होंगे जो चार्जेबल होते हैं और कुछ ऐसे देखे होंगे जो नॉन चार्जेबल होते हैं। तो वह बैटरी या कहें कि वह सेल जिसे हम पुनः चार्ज कर सकते हों, उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। और जिन बैटरीज को हम चार्ज नहीं कर पाते हैं उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि कुल मिला के सेल हमारा 2 टाइप्स का हो गया। सेल 2 प्रकार के होते हैं, पहला कि प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन आते हैं? जिन्हें हम चार्ज नहीं कर पाते हैं दोबारा, अर्थात एक बार यूज करने के बाद उसे हम थ्रो कर देते हैं। जबकि वे सेल जिन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आवेशित कर सकते हैं, उन सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल में जैसे चार्जेबल यानी कि प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी सेल में आ जाता है आपका साधारण वोल्टीय सेल, साधारण वोल्टीय सेल और शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, एक और आता है कैडियम सेल। तो इस तरीके के जो हमारे सेल हैं वो सब के सब किस में आते हैं? प्राइमरी सेल में आते हैं, यानी कि प्राथमिक सेल में। अब हम बात करें कि द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में कौन आते हैं? सेकेंडरी सेल में क्या होता है? जिन्हें पुनः हम चार्ज कर सकते हैं, अर्थात तो इसमें 2 सेल आते हैं। एक आता है नीफे सेल और दूसरा आता है सीसा संचायक सेल। ये दोनों जो बैटरीज हैं, सेल हैं, इन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी सेल को हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस भी हो गया। आप देखिए कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या होता है। इसको जानने के लिए देखिए कैसे करते हैं। तो द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल में अंतर थोड़ा देखिएगा। ये हो गया आपका प्राथमिक और ये हो गया द्वितीयक। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इनमें? पहला तो यही है कि इसे हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अच्छा, और क्या है? थर्ड क्या है? जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या है कि प्राथमिक सेल से प्रबल धारा यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट नहीं लिया जा सकता है, जबकि द्वितीयक सेल से लिया जा सकता है। ये डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है? वैसे बहुत डिफरेंस है। चौथा में देखेंगे हम कि प्राथमिक सेल सस्ता होता है, जबकि द्वितीयक सेल महंगा होता है। और यदि 5वां डिफरेंस लिखने के लिए 5 नंबर का यदि आता है
तो आप पाँचवा में उनका एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कि डेनियल सेल, साधारण बोल्टीय सेल और ETC जितने भी सेल होते हैं अभी हमने बताया। और इनमें हम लिख देंगे नीफे सेल और सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, इसको हम लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, ये जानेंगे। तो इसको जानने के लिए देखिए सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए कि सेलों का श्रेणी संयोजन किस प्रकार किया जाता है। तो इस तरीके से हम लेते हैं सेल, जैसे ये प्रथम सेल हो गया, फिर ये द्वितीय सेल हो गया और इसी प्रकार तृतीय सेल हो गया। तीनों सेलों को हमने इस प्रकार जोड़ दिया और उनके सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध R व कुंजी K जोड़ दिया जाता है। इसका यदि हम लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे कि प्रथम सेल E व R उसका विद्युत वाहक बल, उसी तरीके से विद्युत वाहक बल E व R आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ भी विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है। प्रथम सेल की ऋणात्मक प्लेट से द्वितीय सेल के धनात्मक प्लेट को तथा द्वितीय सेल के ऋणात्मक प्लेट से तृतीय सेल के धनात्मक प्लेट को जोड़ दिया जाता है। प्रथम सेल के धनात्मक प्लेट व तृतीय सेल के ऋणात्मक प्लेट के बीच एक बाह्य प्रतिरोध R व कुंजी के जोड़ दिया जाता है। ये तो हमने संयोजन कर दिया। अब क्या कि थोड़ा हम लिखेंगे कि माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा लिखते हैं कि माना इस संयोजन में N सेल जुड़े हैं। ठीक है, N सेल जुड़े हैं तो भाई एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो N सेल का विद्युत वाहक बल NE, साधारण सी बात है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा NE तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा NR हो जाएगा, क्योंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R तो N सेल का कितना हो जाएगा NR हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कि अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये कैसे निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R और कुल आंतरिक प्रतिरोध NR को यदि हम जोड़ दें तो परिपथ का हमको क्या मिल जाएगा कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। यानी कि बाह्य प्रतिरोध कितना है R और प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितना है NR। तो इस तरीके से हमको मिल गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब हम लिखते हैं अतः सेल से ली गई धारा, अतः सेल से ली गई धारा। यहाँ पर छोटा सा एक वैकल्पिक क्वेश्चन है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है।
यदि आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि धारा का SI मात्रक कितना होता है या क्या होता है। अब हम निकालते हैं धारा बराबर, फार्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये फार्मूला है। यदि प्रतिरोध की परिभाषा आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे प्रतिरोध की परिभाषा, यदि आपको आता है। नहीं आता है फिर भी लिख के बताइए कि सर हमको नहीं आता है, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होता है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो धारा को किस कैसे डिनोट करते हैं कमेंट में करके बताइए। धारा को हम I से डिनोट करते हैं। कुल विद्युत वाहक बल कितना है NE, तो हमने लिख दिया यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस NR। इस तरीके से श्रेणी संयोजन में सेलों का संयोजन होता है और उनसे तुल्य धारा हमको I प्राप्त होता है। I बराबर यानी बटे R प्लस NR। यदि छात्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के जितने भी आपके फिजिक्स से एजुकेशनल वीडियोस हैं मैं अपलोड करता रहूँगा और जिसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय